क्लास 12 सोशियोलॉजी की रैपिड रिवीजन सीरीज की सेकेंड वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 सोशल इंस्टीट्यूशंस कंटिन्यूटी एंड चेंज का रैपिड रिवीजन। सिर्फ ये वीडियो देख लीजिए, इसके बाद और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। कल आपका एग्जाम हो या फिर आप रिवीजन कर रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए है। तो सीधा इस वीडियो को चालू करते हैं बिना कोई देरी के। एंड थैंक यू सो मच पहली वीडियो में इतना ज्यादा सपोर्ट दिखाने के लिए। इस चैप्टर के रैपिड रिवीजन को चालू करने से पहले इस चैप्टर की नेम को समझने की कोशिश करते हैं। भाई, इंस्टीट्यूशंस आपने बहुत सारे देखे होंगे, स्कूल्स, कॉलेजेस, ऐसे ही ना सोसाइटी के इंस्टीट्यूशन भी होते हैं। मतलब सोसाइटी में ऐसे ग्रुप्स, ऐसे रूल्स, ऐसे नॉर्म्स, ऐसा फ्रेमवर्क सेट करा जाता है जिससे सोसाइटी अच्छे से काम कर सके। अब इस इंस्टीट्यूशन की बात यह है कि इसमें कुछ अच्छाई भी होती है और कुछ बुराई भी होती है। जरूरी नहीं है हर वो चीज जो लंबे समय से चल रही है वो अच्छी ही हो। तो बस वही इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं। मेनली हम कास्ट, क्लास, इन्हीं टॉपिक्स की बात करेंगे। यहां पर हम देखेंगे कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कंटिन्यू हो रही हैं और क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं वो भी हम देखेंगे। कुछ चीजें कंटिन्यू होती हैं, कुछ रुक जाती हैं, कुछ में चेंजेस आते हैं, तो सब कुछ हम देखने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है लेकिन थोड़ा सा डिटेल्ड है, तो बहुत अच्छे से मेरी बातों को सुनिएगा। तो इस चैप्टर में पहला हमारा टॉपिक निकल कर आता है कास्ट एंड द कास्ट सिस्टम। कास्ट वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा। अब मॉडर्न सोसाइटी में हम इतना यूज नहीं करते, लेकिन अगर आपकी दादा दादी जी होंगे तो वो रास्ते चलते किसी से भी पूछ लेते होंगे, यार तुम्हारी कास्ट क्या है, कौन सी जाति के हो। ये सुना है आपने या नहीं सुना है? तो वही यहाँ पर इंट्रोडक्शन में आता है भाई कि ये कास्ट जो चीज है ना, ये बहुत यूनिक फीचर है हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट का। और ये कोई नया फीचर नहीं है, ये सदियों से हमारे यहाँ चला आ रहा है और आज भी हमें देखने को मिलता है। ये कंटेम्प्ररी मतलब प्रेजेंट की इंडियन सोसाइटी का भी पार्ट है और इसलिए इसे पढ़ना बहुत बहुत जरूरी है। तो हम देखेंगे पहले कैसा था, अब क्या है, क्या चेंजेस आ रहे हैं, सब कुछ इस चैप्टर में हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले कास्ट इन द पास्ट, पास्ट से चालू करते हैं। तो भाई, जो हमारी हिंदू सोसाइटी है, कास्ट उसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। ये हमें पता है। हमारी हिंदू सोसाइटी में हमने डिवाइड किया हुआ है, क्लासिफिकेशन देखने को मिलता है, आगे भी हम देखेंगे, उसका पार्ट है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि बाकी लोग फॉलो नहीं करते। जो मेजर नॉन हिंदू कम्युनिटीज हैं जैसे मुस्लिम्स, क्रिश्चियन, सिख्स, वहां पर भी हमें कास्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिल जाती है। उन्होंने भी इस चीज को एब्जॉर्ब करके रखा हुआ है। तो ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदू सोसाइटी का पार्ट है ना। सिर्फ हमारे सब कॉन्टिनेंट की बात कर रहे हैं, मेनली हम हमारे इंडिया को ही आगे ले जा रहे हैं, उसी की बात कर रहे हैं। अच्छा, अब अगर हम कास्ट का मीनिंग जानने की कोशिश करते हैं कि भाई इंग्लिश में इसका मीनिंग क्या होता है, तो ये पोर्टुगीज एक टर्म है कास्टा, उससे निकला हुआ है। और इसका मतलब क्या होता है? प्योर ब्रीड। मतलब अगर हम इंग्लिश वर्ड की बात करते हैं तो वहां पर कास्ट का कोई ऐसा अजीब सा मीनिंग निकल कर नहीं आ रहा है। एक सिंपल सा मीनिंग है प्योर ब्रीड। मतलब प्योर ब्रीड के लिए हम कास्ट वर्ड यूज करते हैं। एमसीक्यू में आ सकता है, आपसे बनना चाहिए। लेकिन इंडिया में हमें थोड़ा सा अलग अलग चीजें देखने को मिलती हैं और इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। लेकिन आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ आपको बताता हूं। तो भाई देखिए, अगर हम इंडियन लैंग्वेजेस की बात करते हैं तो ये जो कास्ट का इंस्टीट्यूशन है ना, इसे हम दो टर्म्स में डिवाइड करते हैं। एक हमारा हो गया वर्णा सिस्टम और एक जाति। आपने सुना होगा वर्णा और जाति, इसमें हम डिवाइड करते हैं। अब दोनों का मीनिंग जानते हैं। वर्णा का मतलब क्या होता है, हम देखते हैं कि भाई आपका वर्ण क्या है। वर्णा मतलब होता है कलर। इसमें हम सोसाइटी को 4 फोल्ड में डिवाइड करते हैं। आपने बचपन से सुना होगा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। मतलब भाई पूजा पाठ का काम हो गया वो ब्राह्मण करेंगे, जो भी वॉरियर्स हैं, सोल्जर्स हैं, वो क्षत्रिय उसमें आ जाएंगे। वैश्य मतलब भाई कौन हो गए, जो बिजनेस वगैरह का काम करते हैं, मर्चेंट्स वगैरह हो गए। और फिर सबसे आखिरी में शूद्र वगैरह आ जाएंगे, जो लेबर वगैरह का काम कर रहे होंगे। इन्हें बिल्कुल भी सोसाइटी में रिस्पेक्ट नहीं दी जाती थी। अच्छा, इसके बाद एक फिफ्थ कैटेगरी भी आती है, पंचमास, फिफ्थ कैटेगरी। इसमें कौन आता है भाई? इसमें आउटकास्ट आते हैं। मतलब जिन्हें इन 4 फोल्ड में जगह नहीं मिली वो इसमें आते हैं, है ना। बहुत नीचे जाति के अगर कोई होगा, एकदम नीचे लेवल के कोई हो गए, या फिर फॉरेनर्स हो गए, स्लेव्स हो गए, मतलब जिन्हें आपने बिल्कुल गुलाम बना के रखा हुआ है, या फिर जिन लोगों पर आपने कब्जा किया है, कॉन्क्वर किया है, वो सारे इसमें आ जाते हैं। मतलब जिन्हें 4 फोल्ड में जगह नहीं मिलती वो हमारे फिफ्थ कैटेगरी में आते हैं। और यहाँ मेजोरिटी वही लोग आते हैं जिन्हें सोसाइटी में बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं मिलती। मतलब एक बहुत ही गिरी हुई नजर से इन्हें देखा जाता है। तो ये याद रखिए,
इसके बाद वर्ण सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो ये ब्रॉड ऑल इंडिया क्लासिफिकेशन है। इसे समझना, वरना वर्ण और जाति में आप कंफ्यूज हो जाओगे। मतलब जब हम पूरे इंडिया की इन जनरल बात करते हैं तो हम वर्ण सिस्टम की बात करते हैं कि सोसाइटी को 4 फोल्ड में डिवाइड कर दिया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। मतलब पूरे जितने भी लोग हैं भाई वो 4 पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे। कोई ब्राह्मण होगा, कोई क्षत्रिय होगा, बाकी कोई और कुछ होगा। तो हम इसमें डिवाइड करते हैं। ये ऑल इंडिया क्लासिफिकेशन है, रीजन वाइज नहीं है कि मध्य प्रदेश में कुछ और चल रहा है, छत्तीसगढ़ में कुछ और चल रहा है, हमारे राजस्थान में कुछ और चल रहा है, नॉर्थ साउथ में अलग चल रहा है, ऐसा नहीं है। ये ऑल इंडिया क्लासिफिकेशन है, ठीक है। और 3000 ईयर ओल्ड है, इतना पुराना ये सिस्टम हमें देखने को मिल जाता है। तो ये याद रखिए, बस इतना याद रखिए, ये ऑल इंडिया क्लासिफिकेशन है, ब्रॉड है, बड़े लेवल पे हम बात कर रहे हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर जाति निकल कर आता है। ये एक बहुत ही जेनेरिक टर्म है। हम पेड़ पौधों के लिए, इंसान के लिए, उन चीजों के लिए भी जिनमें जान नहीं है, इस टर्म को कई बार यूज कर देते हैं। मतलब जेनेरिक टर्म है स्पीशीज या फिर काइंड्स के लिए। अच्छा, इंडिया में जब भी हम कास्ट की बात करते हैं तो मेनली हम जाति वर्ड यूज करते हैं। आज के समय में बहुत सारे लोग इंग्लिश कास्ट वर्ड यूज करने लग गए हैं, लेकिन फिर भी अगर हम मेनली इंडिया की बात करते हैं तो कास्ट सिस्टम के लिए यहां पर हम जाति की बात करते हैं। अच्छा, ये ना अब ब्रॉड नहीं है, हम ऑल इंडिया बात नहीं कर रहे हैं, यहां पर हम क्लासिफाई करते हैं। तो इंडियन लैंग्वेजेस में जाति टर्म यूज किया जाता है। भाई ये रीजनल भी हो सकता है, इसके लोकल सब डिवीजन भी हमें देखने को मिल जाते हैं। मतलब हंड्रेड्स में, थाउजेंड्स में, मतलब बहुत सारी जातियां निकल कर आ सकती हैं। इनफैक्ट अंदर भी बहुत सारा हो सकता है, मतलब जाति के अंदर भी जातियां निकल सकती हैं कि भाई 1 2 3, फिर 3 के अंदर भी बहुत सारे हैं, फिर 4th 5th 6th, तो अलग अलग लेवल पर इसको डिवाइड कर दिया जाता है। तो हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ कास्ट हमें जाति उसमें देखने को मिलती हैं। और जैसा कि मैंने कहा, सब कास्ट भी देखने को मिल जाती हैं। मतलब कास्ट के अंदर भी बहुत सारे पॉइंट्स बन जाते हैं। अब यहाँ पर एक टर्म हम बार बार यूज करेंगे पूरी बुक में, हायरार्की। इसका मतलब क्या होता है भाई? हाईएस्ट से लोएस्ट, मतलब हमने कैटेगराइज कर दिया है कौन ऊपर है कौन नीचे है। जैसे अगर हम बात करते हैं सोसाइटी की, तो आम लोग आएंगे, उसके ऊपर फिर भाई राजा वगैरह आ जाएंगे, तो एक सिस्टम बना दिया गया, उनके नीचे स्लेव्स आ जाएंगे। तो हमेशा से हायरार्की वगैरह में देखने को मिलती है। तो अगर हम जाति की हायरार्की की बात करते हैं तो ये रीजन टू रीजन डिफरेंट है। मतलब ऐसा नहीं है कि पूरे इंडिया में सेम है। वर्ना सिस्टम पूरे इंडिया में सेम है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, ये चेंज होती रहती है ना। तो ये बिल्कुल भी कॉमन नहीं है। वर्ना सिस्टम कॉमन है, लेकिन जाति अलग अलग रीजन में भाई चेंज हो जाती है, कोई ऊपर कोई नीचे, तो ये याद रखिए। अच्छा, अब ये जो कास्ट सिस्टम है ना, ये समय के साथ चेंज हुआ है। सबसे पहले अगर हम अर्लीस्ट फेज की बात करते हैं, जो कि लेट वैदिक पीरियड था, मतलब रफली 900 से 500 बीसी की हम बात करते हैं, तो वहां पर हमें वर्ना सिस्टम देखने को मिलता था, जहां पर भाई बहुत ज्यादा रिजिडिटी नहीं थी, साफ साफ दिया हुआ है। इसका मतलब यह है कि ऐसा नहीं है कि आप क्षत्रिय पैदा हो गए तो आप क्षत्रिय ही रहोगे, आप स्विच कर सकते थे। जैसा आप कर्म करोगे, जैसा आपका कंडीशनिंग, अपब्रिंगिंग, सारी चीजें मिलकर जो बड़े होकर आप अपने आप को शेप करोगे, उस हिसाब से आप ऊपर नीचे हो सकते हो। तो पहले बहुत रिजिड नहीं था, बहुत इलेबोरेट भी नहीं था कि बिल्कुल सब कुछ फिक्स हो गया कि ऐसा ही होगा, सब ऐसा नहीं है ना। तो मूवमेंट अक्रॉस कैटेगरीज वॉज पॉसिबल, ये पॉसिबल था और ये कॉमन भी था, लेकिन समय के हिसाब से चीजें बदल गई। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, पोस्ट वैदिक पीरियड की बात करते हैं तो ये बहुत रिजिड हो गया। अब फिर आप इतनी आसानी से चेंज नहीं कर सकते। इसमें एक बहुत बड़ा रोल किसका था? ब्रिटिश का, जब उन्होंने हमें कैप्चर करा, वो भी हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कि कास्ट के डिफाइनिंग फीचर्स क्या हैं। अगर आपको क्वेश्चन आता है, और ये आता ही आता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो यही फीचर्स आपको कास्ट के लिखना पड़ेंगे। ये प्रिस्क्राइब्ड रूल्स हैं जो फॉलो होना चाहिए। पहला, डिटरमाइंड बाय बर्थ, मतलब पैदा होते से ही आपको एक भाई कास्ट मिल जाएगी, आप उसको नहीं बदल सकते, साफ साफ यही चीज यहां पर दी हुई है। हाँ, आपको निकाला जा सकता है, लेकिन आप बदल नहीं सकते। आप कोई गलती कर दी तो कई बार निकाला हो जाता है, लेकिन बदल नहीं सकते। फिर एंडोगेमी, मतलब आपको शादी वगैरह अपने ही कास्ट ग्रुप में करना है, किसी और से नहीं करना है, ठीक है। ये बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स हमें देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद फूड रूल्स। फूड रूल्स में क्या है, क्या आपको खाना है, क्या आपको नहीं खाना, किसके साथ आप फूड शेयर कर सकते हो, किसके साथ आप शेयर नहीं कर सकते। फिर हायरार्की, जैसा कि मैंने आपको बताया, लेडर लाइक हायरार्की, मतलब सीधे सीधे रैंक्स और स्टेटस देखने को मिल जाता है। मतलब सबको पता रहेगा कौन ऊपर है कौन नीचे है, पूरी लिस्ट बनी हुई है कि भाई आप हमसे ऊपर हैं, आप हमसे नीचे हैं। इसको आगे अभी हम और देखेंगे, है ना।
तो सबकी स्पेसिफाइड प्लेस होती है, हर एक इंसान की, हर एक कास्ट की, उनको पता है वो किस लेवल पर आते हैं, उनका स्टेटस क्या होगा, उनकी रैंक क्या होगी। फिर सेगमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, इसका मतलब क्या होता है भाई, हमें हमेशा यहां पर आपको सब डिविजन्स देखने को मिलेंगे, ज्यादातर मतलब मोस्ट केसेस में सब कास्ट भी देखने को मिलेंगी, और कई बार तो सब कास्ट, मतलब कास्ट की सब कास्ट और उनकी भी बहुत सारी कास्ट, तो जैसे हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स में फैला हुआ है, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में देखा। और फिर आखिरी सिक्स्थ पॉइंट निकल कर आता है हेरिडिटरी ऑक्यूपेशन। इसका मतलब क्या होता है, बहुत सिंपल मतलब है कि आपका ऑक्यूपेशन, जो आप काम करोगे, वो भी आपके कास्ट से ही लिंक्ड रहेगा। जैसे अगर हम वर्ण सिस्टम की बात करते हैं, अगर आप ब्राह्मण हैं तो आप स्कॉलर रहेंगे या फिर पूजा पाठ का काम करेंगे। ऐसी आज भी आप सुनते होंगे, कई बार हम किसी को बहुत परेशान करने के लिए, चिल्लाने के लिए ऐसे वर्ड्स यूज कर देते हैं, मतलब उनको याद दिलाते हैं कि आपकी ये सरनेम है, ये कास्ट है, ये जाति है, तो आपको वही काम करना पड़ेगा। ये बहुत हमें इंडियन सोसाइटी में देखने को मिलता है, और ये चीज धीरे धीरे खत्म होना चाहिए, क्योंकि अच्छी चीज नहीं है। तो ये याद रखिए। अब जैसे इसका बहुत एग्जाम्पल निकल के आता है, कोई भी अगर आप मान के चलिए चतुर्वेदी है, तो हम बोलते हैं चतुर्वेदी का मतलब क्या है, जिन्हें 4 वेदों का ज्ञान है। त्रिवेदी मतलब जिन्हें 3 वेदों का ज्ञान है। तो इनफैक्ट इंडिया की जो सरनेम्स भी निकली हैं, वो कहीं ना कहीं इन्हीं चीजों से निकली हुई है, कि मतलब आप पहले क्या करते थे उससे निकाली रही है। आज की डेट में साहू सरनेम हम यूज करते हैं, मतलब अगर आप बिजनेस रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं, मर्चेंट वगैरह हैं, तो यूज करते हैं। बनिया टर्म आपने सुना होगा। तो ये इंडिया में मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि अलग अलग तरीके से बहुत सारी चीजें निकलती हैं। अगर आपको किसी सरनेम का पता हो कि उस सरनेम को किस ऑक्यूपेशन से पुराने जमाने में लिंक किया जाता था, तो मुझे बताइएगा। सिर्फ लिंक नहीं किया जाता था, ये लोग लिटरली वही काम करते थे जिस ये कास्ट में पैदा होते थे, क्योंकि उस समय का सिस्टम ही यही था। तो याद रखिए, कोई हवाओं की बातें नहीं है, ऐसे ही होता था। ठीक है, तो बाकी कास्ट वाले काम नहीं कर सकते, एंटर नहीं कर सकते, इसलिए सिस्टम बनाया हुआ था कि आपका भाई पहले से डिफाइंड रहेगा कि आपको क्या काम करना है। अब प्रिंसिपल्स एंड इनइक्वालिटी की बात करते हैं। तो भाई कास्ट में ना हमें 2 मेन प्रिंसिपल्स देखने को मिलते हैं, इन्हें बिल्कुल भी मत भूलिएगा। पहला, डिफरेंस और सेपरेशन। भाई सीधी बात है, आपको मालूम है, डिफरेंस क्रिएट किया जा रहा है, सेपरेट करा जा रहा है, जिससे भाई शादी में, खाने में, ऑक्यूपेशन में चीजें मिक्स ना हो। सबको बता दिए आपको क्या करना है, आप वही करेंगे। तो डिफरेंस एंड सेपरेशन पहला हो गया। और दूसरा है होलिज्म एंड हिराकी। इसको याद रखिएगा, मतलब कास्ट बिना पूरे सिस्टम के एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती, इसलिए होलिज्म। अगर सोसाइटी नहीं है, सिस्टम ही नहीं है, तो एक अकेली कास्ट क्या कर लेगी, ऐसे सिस्टम नहीं चलता है। सोसाइटी है तो कास्ट सिस्टम है, ये याद रखिए, है ना। और दूसरी चीज वही है, हिराकी मतलब भाई हाईएस्ट टू लोएस्ट, पूरा एक ऑर्डर बना के रखा हुआ है कि कौन ऊपर है और कौन नीचे। अब यहां पर सवाल उठता है कि जो ऑर्डर बनाया गया है कि भाई कौन ऊपर है कौन नीचे, कैसे बनाया गया है। तो यहां पर प्यूरिटी और पोल्यूशन की हम बात करते हैं, कौन कितना प्योर है कौन कितना पोल्यूटेड है, उसी की बात करी जा रही है। मतलब जैसे रिचुअल प्यूरिटी है, मतलब माना जा रहा है कि आप बहुत प्योर ब्रीड हैं, तो आप फिर हाई स्टेटस में आ जाएंगे। अगर आप इम्प्योर हैं, पोल्यूटेड है, मतलब आप लोअर कास्ट के हैं, तो आप नीचे हो जाएंगे। आपने देखा है पुरानी सोसाइटी में, अभी भी आप गांव में चले जाएंगे, छुआछूत बहुत चलती है कि अरे इस कुएं से पानी मत निकालो, दूर जाओ। तो ये हमें बहुत पहले से इंडियन सोसाइटी में देखने को मिलता है। अच्छा, मटेरियल पावर भाई सीधे सीधे सोशल स्टेटस से जुड़ी हुई है। सिंपल सी बात है यार, इसको ऐसे समझो, जो लोग अपर कास्ट के हैं उन्हें हमेशा से एज मिला हुआ है, तो ऐसे में उन्होंने बहुत पैसा कमाया, सोसाइटी में पावर गेन करी। वो लोग जो लोअर कास्ट के हैं उन्हें कभी भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, तो वो गरीब हैं, आज भी सफर कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं भाई स्टेटस, पावर, ये सारी चीजें आपस में लिंक्ड है, वही यहां पर बताया गया है ना। जो लोग पावर में हैं वो ज्यादातर हमें देखने को मिलता है कि हाई स्टेटस वाले लोग हैं। अच्छा, अब कास्ट आर मेंट टू बी कॉम्प्लीमेंट्री एंड नॉन कॉम्पिटिंग ग्रुप्स। आपने नोटिस कर लिया होगा कि भाई ये एक दूसरे को कंपटीशन नहीं दे रही है, इन्होंने पूरा डिवीजन बना के रखा हुआ है, कौन क्या काम करेगा, क्या रूल्स फॉलो करेगा। तो आपस में लड़ाई का सवाल ही नहीं है, सोसाइटी को डिवाइड करके रख दिया है। तो बात वही है कि मोबिलिटी नहीं है भाई, मतलब ये नहीं है कि आप पहले ये कर रहे थे अब ये करने लग गए, आप आपस में ग्रुप फॉर्म करने लग गए या बहुत लड़ाई करने लग गए। सब कुछ ऑलरेडी डिफाइंड है, तो ये चीज देखने को मिलती है। फिर कास्ट भाई एक हाईली अनइक्वल इंस्टीट्यूशन है, इसकी हम बात करते हैं, ऐसा क्यों बोला जा रहा है। तो बात बहुत सिंपल है भाई, बर्थ का बहुत बड़ा रोल है। आप जहां पैदा हो गए, तो अपर क्लास वाले और ऊपर उठते जा रहे हैं, लोअर क्लास वालों को कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, वो और नीचे दबते जा रहे हैं। तो ये चीज है। मैंने आपको बोला था ब्रिटिश लोगों का बहुत बड़ा रोल है, तो कॉलोनियलिज्म एंड कास्ट की बात कर लेते हैं कि जब हम कैप्चर हुए, जब हमको कॉलोनी बनाया गया, तो उसके बाद कास्ट सिस्टम में हमें क्या चीज देखने को मिला। तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि आज की सोसाइटी में जो कास्ट सिस्टम देखने को मिलता है ये बहुत पहले से,
लेकिन बहुत सारी रिसर्चेस हुई है तो पता लगा है कि आज की डेट में जो कास्ट सिस्टम इंडिया में हमें देखने को मिलता है, इसको सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस किसने किया है? कॉलोनियल पीरियड में किया है। जब हमें इन्वेड कर लिया गया, कॉलोनी बनाने का गया, मतलब रफली 1800 से 1947 का जो पीरियड है, इसने ही शेप करा है भाई, बहुत तरीके से चेंज करा है हमारे इंडिया को, हमारे कास्ट सिस्टम को। तो भाई एंशिएंट ट्रेडिशन वगैरह तो अपनी जगह है, लेकिन इन चीजों का ज्यादा बड़ा योगदान है। अब हम देखते हैं वो कैसे। तो भाई जब कॉलोनियलिज्म था, जब इंडिया ब्रिटिश की कॉलोनी था, तो उस समय क्या क्या हुआ जिसकी वजह से चेंज आ गए? पहला यहां पे निकल कर आता है सर्वेज एंड रिपोर्ट्स, इसकी हम बात करते हैं। तो भाई बहुत सीधी चीज है, जो ब्रिटिशर्स थे ना, ये क्या करते थे, इन लोग अलग अलग सर्वे और रिपोर्ट्स, अलग अलग मेथड यूज करके ये काम करते थे, बहुत प्रॉपर तरीके से काम करते थे, है ना। ये जानने की कोशिश करते थे कि भाई जो ट्राइब्स वगैरह हैं या अलग अलग कास्ट वाले लोग हैं, इन लोग क्या ट्रेडिशन फॉलो करते हैं, क्या कस्टम्स फॉलो करते हैं, जिससे ब्रिटिश लोग इन्हें और अच्छे से समझ पाए। तो ये इन लोग करते थे। अगर आप वीडियो अभी तक देख रहे हैं, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में लिख दीजिए भैया सबसे बेस्ट वीडियो है। इसी बहाने यूट्यूब की एल्गोरिथम इस वीडियो को सपोर्ट करेगी, आगे पुश करेगी। हमारे अंडररेटेड चैनल को आपके सपोर्ट की जरूरत है। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। फिर सेंसस, आपको पता है भाई सेंसस होते हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी जाती है। तो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए एक बहुत बड़ा एफर्ट दिया गया, है ना, कि भाई देखते हैं इंडिया की सिचुएशन क्या है। फिर ये एक रेगुलर एक्सरसाइज बन गई कि हर 10 साल बाद हमें पूरा डेटा कलेक्ट करना है। कब से? 1881 से ये एमसीक्यू में आ सकता है, इसको याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं 1901 सेंसस की, जो हर्बर्ट जी के अंडर में हुई थी भाई। ये एक बहुत क्रूशियल चीज निकल कर आती है जब हम कास्ट वगैरह की बात करते हैं। इसमें क्या हुआ भाई, इसमें ब्रिटिश वालों ने कोशिश करी कि हम कास्ट की हायरार्की को समझने की कोशिश करते हैं, मतलब कौन ऊपर है कौन नीचे है, इसका डेटा कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। ये डेटा कलेक्ट करने के चक्कर में क्या हुआ, सब आने लग गए, अलग अलग कास्ट वाले लोग आने लग गए, बोलने लग गए हम ऊपर हैं, हम इनसे ऊपर हैं। तो सिर्फ ये प्रॉब्लम नहीं है कि लोग बोल रहे हैं हम आपसे ऊपर हैं, इन्होंने इसको वैलिडिटी दे दी। जब आप एक लिस्ट बना देते हो कि कौन ऊपर है कौन नीचे, तो आप पूरे इंडिया को क्या मैसेज दे रहे हो कि हाँ कुछ लोग ऊपर हैं और कुछ लोग नीचे। पहले ये बातें फैली हुई थी, इसमें डिबेट्स होती थी, लोग बोलते थे हम ऊपर हैं हम ऊपर हैं, लेकिन भाई ऐसा एक रिजिड माहौल नहीं था कि सब कुछ लिखा हुआ है, पूरा डेटा कलेक्ट हो गया है। तो इन्होंने फायर में फ्यूल डालने का काम किया ब्रिटिशर्स ने। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आप नोटिस कर रहे होंगे, मैं ब्रिटिशर्स नहीं बोल रहा हूं, ब्रिटिश बोल रहा हूं। क्यों? क्योंकि भाई ब्रिटेन के लोग को ब्रिटिश बोलते हैं। ये ब्रिटिशर्स हमने एक इनफॉर्मल टर्म जनरेट कर लिया है, तो दोनों यूज कर सकते हैं, लेकिन ब्रिटिश अपने आप में एक वर्ड है, हमें ब्रिटिशर्स बोलने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। तो दोनों में से आप जो यूज करें, बस मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं, ठीक है। तो भाई सीधी बात है, इन्होंने बोल दिया देखते हैं कौन ऊपर है कौन नीचे, सारी चीजें आ गई। बहुत सारे पिटीशन वगैरह आने लग गए कि हम ऊपर हैं हम ऊपर हैं, और ये सारी चीजें चलने लग गई जैसा कि मैंने आपको बताया। अच्छा भाई सीधी बात है, जैसा कि मैंने कहा स्कॉलर्स भी यही चीज बोलते हैं कि आपने जब इस चीज को वैलिडिटी दे दी कि कौन ऊपर है कौन नीचे है, तो आपने इसको और रिजिड बना दिया, है ना, और आपने अब इसको ऐसा बना दिया कि इसमें चेंजेस नहीं करे जा सकते ज्यादा। पहले ऐसा नहीं था, बस वही बात यहां पर करी जा रही है ना। आपने पूरे इंस्टीट्यूशन को एक बहुत बड़े लेवल पे चेंज कर दिया, तो वो पुराना जो चीज था भाई वो पूरी तरीके से खत्म हो गया। फिर रिकग्निशन ऑफ द डाउन ट्रोडन, इसको भी देखते हैं। जो ये एडमिनिस्ट्रेशन था ना, इसका सबसे बड़ा इंटरेस्ट था कि हमें देखना है कि डिप्रेस्ड क्लासेस कौन सी है, वो कौन से लोग हैं जो सबसे ज्यादा सफर कर रहे हैं। और इसी के बाद फिर हमें लीगल शेड्यूल्स वगैरह देखने को मिले। आपने कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा होगा, आर्टिकल्स भी होते हैं शेड्यूल्स भी होते हैं, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्ट रिजर्वेशन आपको देखने को मिलता होगा। तो वही बात है भाई, हम शेड्यूल्ड ट्राइब्स की बात कर लेते हैं, शेड्यूल्ड कास्ट की बात कर लेते हैं, एसटी एससी, आपने सुना होगा कॉन्स्टिट्यूशन इनको आज रिजर्वेशन भी प्रोवाइड करता है। तो ब्रिटिश जब इंडिया में थे तो इनका भी इसमें रोल था, इन्होंने देखा कि डाउन ट्रोडन लोग कौन से हैं, सबसे ज्यादा डिप्रेस्ड क्लासेस कौन सी हैं, और इनके बारे में भी फिर लीगल शेड्यूल्स वगैरह बनना चालू हो गए। देखिए इंडिया एक्ट ऑफ 1935, यहां पर ये गवर्नमेंट का इंडियन एक्ट ऑफ 1935 था, इसमें डायरेक्टली इन्हें रिकॉग्नाइज किया गया कि भाई कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जिन्हें एक्स्ट्रा सपोर्ट की जरूरत है। तो याद रखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। और इसी एक्ट के बाद जैसा कि मैंने कहा हमें ओरिजिन देखने को मिला शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, एसटी एससी जैसे वर्ड्स का। तो ये याद रखिएगा। फिर आज के समय तो रिजर्वेशन वगैरह भी देखने को मिलता है। तो ओवरऑल अगर हम कोलोनियलिज्म की बात करते हैं तो भाई इसने
मॉडर्निटी भी लेकर आया, कैपिटलिज्म भी लेकर आया, लेकिन साथ में कास्ट के इंस्टीट्यूशन में फंडामेंटल चेंजेस कर दिए। मतलब कोर लेवल पर चेंजेस भी यही लेकर आ गया। अब भाई हमने पास्ट की बात कर ली, कॉलोनियलिज्म की बात कर ली, अब कास्ट इन द प्रेजेंट की बात करते हैं। इंडिया को इंडिपेंडेंस कब मिली आप सबको पता है, 1947 में। इसके बाद क्या हुआ भाई, जो ये हमारा कॉलोनियल पास्ट है इससे तो हमें थोड़े समय के लिए ब्रेक मिल गया, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि कास्ट सिस्टम खत्म हो गया। इनफैक्ट हमारा जो फ्रीडम स्ट्रगल था और उसके बाद जब हमें इंडिपेंडेंस मिली और हम इंडिया को शेप कर रहे थे, तो वहां पर कास्ट सिस्टम का एक बहुत बड़ा रोल था। फिर इसी में एक सब टॉपिक आता है एंटी कास्ट मोबिलाइजेशन। जैसा कि मैंने कहा कि नेशनलिस्ट मूवमेंट हो चाहे आजादी के बाद का पीरियड हो, कास्ट सिस्टम इंडिया से गायब नहीं हुआ था। इनफैक्ट ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट भी था। फिर क्या हुआ भाई, एंटी कास्ट मोबिलाइजेशन, लोगों को इकट्ठा करना चालू करा गया। क्यों किया गया, देखते हैं। सबसे पहले भाई डिप्रेस्ड क्लासेस, वो लोग जो बहुत सफर कर रहे हैं, उनको ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करी गई सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी, मतलब 1850 के बाद। क्यों किया गया भाई, जिससे उनकी सिचुएशन सुधारी जा सके। इसमें किसका रोल था, सबसे पहले अपर कास्ट प्रोग्रेसिव रिफॉर्मर्स, मतलब अपर कास्ट के वो लोग जो एक अच्छे लेवल पर रिफॉर्म लाना चाहते हैं, वो पुराने सिस्टम से परेशान है, उसको चेंज करना चाहते हैं, वो रिजिड नहीं है, उनका माइंडसेट एकदम कंडीशन नहीं है। साथ में लोअर कास्ट के मेंबर्स जो भी अपनी सिचुएशन सुधारना चाहते हैं। कुछ अच्छे एग्जाम्पल निकल कर आते हैं, ज्योतिबा फूले हो गए, बाबा साहेब अंबेडकर हो गए, अयंकली पेरियार, ये कुछ बहुत बड़े बड़े नाम निकल कर आते हैं, इन्हें याद रखिएगा। डोमिनेंट मतलब सबसे स्ट्रॉन्ग व्यू यही था भाई नेशनल मूवमेंट में, अगर हम मेनली बात करते हैं, क्योंकि 1850 में तो इंडिया को आजादी नहीं मिली थी, उस समय तो नेशनलिस्ट मूवमेंट चल रहा था, कि जो कास्ट सिस्टम है ये बहुत ही इविल है और इसे कंप्लीटली हमें रिमूव करना चाहिए। ये हमारी सोसाइटी का पार्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये एक सोशल इविल है। जैसे सती प्रथा एक अच्छी चीज नहीं थी, वैसे ये भी कोई एक अच्छी चीज नहीं है। फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस स्टेट, इसकी बात करते हैं। तो भाई जो हमारी स्टेट है वो कमिटेड थी कि हमें कास्ट सिस्टम को हटाना है, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी साफ साफ ये चीज मेंशन्ड है कि कास्ट सिस्टम नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या ऐसा हुआ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, क्योंकि भाई हमारा इंडिया ये नहीं कर पाया, इसको अचीव नहीं कर पाया। रीजन क्या है, एक तो कर भी नहीं पाया और बहुत सारी जगहों पर अनविलिंग था, करना भी नहीं चाहता था। क्यों, ये रेडिकल मतलब बहुत तेजी से बड़े लेवल पर रिफॉर्म हम नहीं ला पा रहे थे, क्योंकि भाई कास्ट सिस्टम में सिर्फ कास्ट नहीं आता है, सिर्फ पॉलिटिकल साइंस नहीं होता है, इसमें इकोनॉमिक सोशल बेसिस भी होते हैं, है ना। तो जो कास्ट इनइक्वालिटी का इकोनॉमिक बेसिस है वो एकदम डिसमेंटल हो जाता, वो हिल जाता, खत्म होने लग जाता। ये चीज इतनी आसान नहीं है, अभी आगे हम देखते हैं। तो बात बहुत सिंपल सी है कि हमारा स्टेट ना भाई कास्ट ब्लाइंड मैनर में काम करता है। इसका मतलब क्या है, कुल मिला के सीधा ये समझ लीजिए, जैसे आप जॉब करने गए, इंडिया को आजादी मिल गई है, वो पूछते ही नहीं थे आप किस कास्ट से हैं। उनका सिंपल ये मानना था कि अगर हम ये चीजें पूछेंगे नहीं, ये चीजें अपने आप खत्म हो जाएंगी। लेकिन दुनिया ऐसे नहीं चलती है। जो अपर कास्ट वाले लोग हैं उन्हें हमेशा से एज मिला है, वो आगे हैं। कुछ लोग हैं जो अभी भी सफर कर रहे हैं। आप अगर इन चीजों को नजरअंदाज कर देंगे तो चीजें गायब नहीं हो जाएंगी। मतलब यही बात है कि आपको चोट लगी, आप देख ही नहीं रहे, कह रहे देखेंगे नहीं तो ठीक हो जाएगी। अरे भाई आपको देखना पड़ेगा, तब तो आप उसका इलाज करेंगे। तो ये कोई तरीका नहीं होता है काम करने का। तो वही है, कर भी नहीं पाए और कुछ जगह पर करना भी नहीं चाह रहे थे। ये इकोनॉमिक बेस नहीं हिलाना चाह रहे थे, या फिर इनको लग रहा था कि एकदम से करेंगे प्रॉब्लम आ जाएंगी। और कुछ जगहों पे करने की कोशिश करी, लेकिन तरीके बहुत गलत थे, है ना। सिर्फ एक्सेप्शन कहां देखने को मिलता है, वो है रिजर्वेशन वगैरह में। एसटी एससी को प्रॉपर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रिजर्वेशन वगैरह दिया गया है। फिर इकोनॉमिक चेंज, रेजिलियंस। भाई इकोनॉमिक चेंज आए वो देखते हैं। रेजिलियंट होने का मतलब क्या होता है, छोटे मोटे शौक से चीज गायब नहीं हो रही है, बहुत स्ट्रांग है ये इंस्टीट्यूशन। तो कास्ट वगैरह से गायब नहीं हो जाएगा कि चार लोगों ने आवाज उठाई और ये चीज गायब हो गई। तो भाई जो मॉडर्न डेवलपमेंट हुआ है उसने नई जॉब्स वगैरह ला दी हैं, है ना। तो यहाँ पर जो नए जॉब वगैरह आते हैं, यहाँ पर ऐसा कोई कास्ट वगैरह का बहुत बड़ा रोल नहीं होता है कि यही कास्ट वाले लोग काम कर पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। साथ में जब लोग पढ़ते हैं, लिखते हैं, नई नई जॉब करते हैं, तो उनका दिमाग भी खुलता है। तो आज की जो मॉडर्न सोसाइटी के लोग हैं उन्हें कोई अंतर नहीं आता। मतलब अगर कोई आईटी सेक्टर में काम कर रहा है तो उसे फर्क नहीं पड़ता कि उसके बाजू में जो बैठा है वो कौन सी कास्ट का है, उन्हें लेना देना नहीं है। तो भाई जो एजुकेटेड इंडियंस हैं वो इंडिविजुअलिज्म, वो ऐसे हर किसी को अलग देखते हैं, एक कम्युनिटी की नजर से नहीं देखते हैं। हर किसी की एक अलग अलग आइडेंटिटी है, और मेरिटोक्रेसी, हर किसी का जो मेरिट है उस हिसाब से उस इंसान को जज करते हैं, है ना। तो ये जो एक्सट्रीम लेवल पर कास्ट वगैरह चलता है उसको वो त्याग देते हैं। मे बी शादी करने में या फिर कुछ सोसाइटी के हिस्सों में वो फॉलो कर रहे होंगे, लेकिन ऐसे कंप्लीट रिजिड माइंडसेट वाले वो लोग नहीं है। अच्छा, लेकिन इन चेंज के बाद भी जैसा कि मैंने कहा कास्ट रेजिलियंट है, इतनी जल्दी ये कास्ट सिस्टम हार नहीं मानेगा।
जैसे कि आज के समय में भी ना, जैसे अगर हम इंडस्ट्रियल जॉब्स की बात करते हैं, मुंबई वगैरह की बात कर लीजिए, आप जूट सेक्टर की, टेक्सटाइल सेक्टर की बात कर लीजिए, यहाँ पर हमें इंडस्ट्रियल सेक्टर में कई बार देखने को मिलता है कि आज भी वही किनशिप वाला रूल चल रहा है कि मतलब एक ही कम्युनिटी वाले लोग काम कर रहे हैं, सेम कास्ट जाति वाले लोग काम कर रहे हैं। तो इस चीज में भी इतना चेंज नहीं आ पाया है। तो हर जगह तो चेंज पॉसिबल नहीं है, लेकिन जहां हो पा रहा है वहां पर हम करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। और अगर हम प्रिजुडाइज बात करते हैं, मतलब कुल मिला के जो अनटचेबल्स के साथ पुराने समय से प्रॉब्लम चलती आ रही है, वो चलती ही आ रही है। पुरानी जो मानसिकता है, जिस नजरिए से उनको देखा जाता है, उसको नहीं बदला जा रहा है। तो प्रिजुडाइज भी है, डिस्क्रिमिनेशन भी है, और हमारे वो स्टीरियोटाइप्स भी जो चल रहे हैं वो चलते चले जा रहे हैं। प्रिजुडाइज वगैरह का मीनिंग तो आप बचपन से पढ़ रहे हैं, हालांकि सही प्रोनाउंसिएशन प्रेजुडिस होता है इसका। मतलब किसी को भी डिसलाइक करना क्योंकि वो एक रेस या एक रिलीजियन या किसी एक उससे आते हैं, पुराने समय से चीज हमें देखने को मिल रही है। फिर एंडोगेमी, मतलब आपको अपनी कास्ट में ही शादी करना है, ये बहुत स्ट्रांग है भाई, जैसा कि मैंने कहा। मॉडर्नाइजेशन वगैरह सब हो रहा है, लेकिन इस चीज में इतने चेंजेस हमें देखने को नहीं मिल रहे हैं। यहाँ पर लोग आज भी एंडोगेमी वगैरह फॉलो करते हैं। फिर कास्ट एंड पॉलिटिक्स की बात कर लेते हैं। भाई जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है, इंडिया में डेमोक्रेसी हम फॉलो करते हैं, इसने बहुत ज्यादा कंडीशन करा है कास्ट को इंडिपेंडेंस के बाद। ये इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का एक सेंट्रल पार्ट बन के रह गया है। जैसे कि आपने एग्जाम्पल में देखा होगा, कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स तो हमें देखने को मिलता है। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी है जो कास्ट को ही मुद्दा बनाकर बनी हुई है। आप कमेंट्स में मुझे एग्जांपल देना, होमवर्क आपके लिए। तो ये चीज आती है ना। 1980 से ये चीज तो बहुत देखने को मिल रही है। इनफैक्ट पॉलिटिकल साइंस के एक चैप्टर में आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे भी। तो बात वही है, हमारे पॉलिटिकल साइंस के सारे चैप्टर एक दूसरे से लिंक्ड है। तो ये एकदम मुद्दा ही बन गया है। जब पॉलिटिक्स से ये मुद्दा नहीं हट रहा, तो फिर इसको खत्म करना इतना आसान काम नहीं है। अब सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स ऑफ चेंज, अब ये क्या है भाई, इसको देखते हैं। अब इस टॉपिक में दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स हम देखेंगे। पहला आता है संस्कृताइजेशन। एम एन श्रीनिवास, बहुत ही फेमस सोशियोलॉजिस्ट, नाम याद रखिएगा, ये टॉपिक बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या होता है भाई, ये एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर लोअर या फिर मिडिल कास्ट के जो मेंबर्स हैं, वो कोशिश करते हैं कि हम अपना सोशल स्टेटस बढ़ाएं। अब वो सोशल स्टेटस बढ़ाने की कोशिश कैसे करते हैं, वो जो अपर क्लासेस हैं उनके डोमेस्टिक रिचुअल या फिर सोशल प्रैक्टिसेस को कॉपी करने लग जाते हैं, एडॉप्ट करने लग जाते हैं। एग्जाम्पल क्या हो सकता है, धागा पहनना, सीक्रेट थ्रेड पहनने लग जाना, उनके रिलीजियस रिचुअल्स फॉलो करने लग जाना, आरती भजन वगैरह, या फिर वो जो भी करते हैं उसको थोड़ा सा कॉपी पेस्ट करने की कोशिश करना, एडॉप्ट करने की कोशिश करना, फूड हैबिट्स चेंज करना, बहुत चीजें हो सकती हैं। मतलब कुल मिलाकर उनको एडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं, उन वैल्यूज को जो अपर कास्ट वाले फॉलो कर रहे हैं, उनके रिचुअल्स वगैरह कॉपी करते हैं, और उन्हें उम्मीद रहती है कि ये करके उनका जो स्टेटस है वो ऊपर हो जाएगा। तो ये संस्कृताइजेशन आता है। A process where members of a lower or middle caste attempt to raise their social status by adopting the ritual, domestic and social practices of a higher status caste। तो ये याद रखिए। फिर डोमिनेंट कास्ट, ये भी इन्हीं का है। एम एन श्रीनिवास ने क्या बोला है कि वो कास्ट जिनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी, उन्हें भाई लैंड राइट्स वगैरह ग्रांट करे गए, है ना, जब पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड आया, वहां पर जब पार्शियल लैंड रिफॉर्म्स हुए। देखो इसको समझो, सीधी बात है, जब आजादी इंडिया को मिली तो हमने लैंड रिफॉर्म्स वगैरह करे। कौन कितना लैंड रख सकता है, कितना नहीं रख सकता, अगर कोई लैंड ऐसा है जो बहुत टुकड़ों में बटा हुआ है तो उसको एक करके किसी को देना है। गवर्नमेंट ने लैंड रिफॉर्म्स के बहुत काम करे। तो इनका कहना है ये लैंड किसको दिया गया, उन लोगों को दिया गया भाई जो डोमिनेंट कास्ट वाले लोग थे, मतलब जिनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी। हम ये पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड की बात कर रहे हैं। तो जो लैंड रिफॉर्म्स हुए उसके चक्कर में राइट्स किसके पास चले गए, इंटरमीडिएट कास्ट के पास। मतलब उन लोगों के पास जो रियलिटी में एग्रीकल्चर का काम कर रहे थे। अपर कास्ट लैंडलॉर्ड्स के पास नहीं गए। आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में, जमींदार हैं जो बहुत बड़े बड़े लैंड लिए हुए हैं, उन लोग काम वगैरह तो करते नहीं थे, वो तो पैसे खाते थे, काम इन लोग करते थे। तो ये रिफॉर्म्स का फायदा किनको मिला, इन्हें मिला। तो इस चक्कर में जो ये कास्ट वाले लोग हैं, इन्हें बहुत ज्यादा इकोनॉमिक पावर मिल गई, राइट्स मिल गए इकोनॉमिक, है ना, साथ में भाई लैंड राइट्स भी मिल गए, पॉलिटिकल पावर भी मिल गई, क्योंकि इलेक्टोरल डेमोक्रेसी में ये बहुत बड़े नंबर पे है। अब यहाँ इलेक्टोरल डेमोक्रेसी वर्ड क्यों यूज किया गया है भाई, गवर्नमेंट चाहेगी कि गवर्नमेंट उन लोगों को खुश करे जिनकी पॉपुलेशन ज्यादा है, जिससे ज्यादा वोट मिले और उनकी गवर्नमेंट बनी रहे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिए। एग्जाम्पल्स क्या आते हैं भाई, यादव्स हो गए, आपको मैं कॉमन नाम बता रहा हूं ना, यादव आपने सुना ही होगा, पाटीदार्स,
हमने सुना होगा जाट लोगों के बारे में, मराठास के बारे में, तो ऐसे बहुत सारे रेडिस वगैरह, तो बहुत सारे एग्जाम्पल ये हमारे सामने निकल कर आ जाते हैं, इनको याद रखिए। फिर द पैराडॉक्स ऑफ विजिबिलिटी, ये भी एक इंपॉर्टेंट है, इनविजिबिलिटी फॉर अपर कास्ट। अब इसका मीनिंग क्या है देखते हैं। तो ये पूरे टॉपिक में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करी गई है, कास्ट सिस्टम का सबसे ज्यादा फायदा किसको हुआ? अपर कास्ट वालों को हुआ। इनके पूर्वजों ने बहुत पैसा इकट्ठा करा, तो जो आने वाले लोग थे उनको पढ़ाई का भी मौका मिला, अच्छी अच्छी जॉब्स लग गई, बड़े बड़े बिजनेस हो गए, बहुत पैसा हो गया। तो आज के समय इनकी सिचुएशन बहुत बढ़िया है। तो जब सिचुएशन आपकी बढ़िया हो जाती है तो एक समय के बाद आपको ऐसा लगने लग जाता है कि आपने अपनी दम पर ये सब हासिल किया हुआ है। मतलब आप ये नहीं देखते कि आपके पूर्वजों ने बहुत सारे लोगों को परेशान किया या फिर उन्हें बहुत बेनिफिट वगैरह मिले हुए थे जिस चक्कर में आप इस मुकाम पर पहुंचे, ऐसा नहीं होता है। उन्हें लगता है कि हमारे पास दम थी, हमारे परिवार के पास दम थी, इसलिए हम यहां पहुंच गए। तो अब इन लोग कास्ट वगैरह के बारे में इतना सोचते ही नहीं है, इसलिए यहां पर इनविजिबिलिटी वर्ड का यूज किया गया है। इन लोग कास्ट के बारे में सिर्फ छोटी मोटी जगहों पर सोचते हैं, जैसे कि रिलीजन हो गया या फिर मैरिज की जब बात आती है। लेकिन इसका जस्ट उल्टा हमें देखने को मिलता है जब हम लोअर कास्ट वालों की बात करते हैं। एससी हो, एसटी हो या फिर बैकवर्ड कास्ट वाले लोग हो, भाई इनके लिए तो कुछ ज्यादा ही विजिबल हो गया है, क्योंकि इन्होंने हमेशा सफर करा। अपर कास्ट वाले तो बहुत अपर लेवल पे पहुंच गए, ये बेचारे नीचे रह गए। इन्हें आज भी डेली लाइफ में कास्ट बहुत परेशान करता है और इस आइडेंटिटी को छोड़ नहीं सकते। वही बात यहां पर करी गई है, इस चीज को इन लोग छोड़ नहीं सकते, क्योंकि आइडेंटिटी के चक्कर में ही वो खुद को बचा पाएंगे। रिजर्वेशन वगैरह अगर इन्हें नहीं मिलेगा तो आगे कैसे बढ़ेंगे? तो इन्हें अपनी कास्ट को और स्ट्रांगली होल्ड करना पड़ता है। इन्हें सबको बताना पड़ता है कि हमारे साथ पास्ट में और अभी भी कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, हमें मदद की जरूरत है, हमें आगे बढ़ना है, तो हमें कुछ अपॉर्चुनिटीज चाहिए रहेंगी। वही बस यहाँ पर पूरी बात इस टॉपिक पे करी गई है। तो रिजर्वेशन पॉलिसीज भाई लाइफलाइन का काम करती हैं, है ना? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन इसमें बस एक प्रॉब्लम है, जहां अपर कास्ट वाले बोलते हैं कि हम पढ़ लिख कर इतने बड़े हो गए, ये हो गए, इनकी आइडेंटिटी क्या है? सिर्फ इनकी कास्ट। मतलब इनको इनकी कास्ट के लिए जाना जाता है और ये मजबूर है, ये और कुछ कर भी नहीं सकते, कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है। दूसरा टॉपिक निकल कर आता है ट्राइबल कम्युनिटीज। अब हम थोड़े ट्राइबल कम्युनिटीज की तरफ आगे बढ़ते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। भाई ट्राइब का मतलब क्या होता है? अगर हम मॉडर्न टर्म की बात करें तो भाई हम ओल्डेस्ट इनहेबिटेंट्स की बात करते हैं। इसको ऐसे समझिए कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पूर्वज बहुत समय से रह रहे हैं यहां पर, हजारों हजारों सालों से यहां पर रह रहे हैं। फिर अलग अलग एरिया से बाकी लोग आए, उन्होंने एरिया को कैप्चर करा, फिर कंट्रीज वगैरह, नेशन वगैरह बना लिए। लेकिन कुछ लोग हैं जिन्हें हम नेटिव बोलते हैं, मतलब वो सदियों से यहां पर रह रहे हैं, वो ट्राइबल पॉपुलेशन में आ जाते हैं। आज भले ही वो आपकी कंट्री का पार्ट है, लेकिन ये वहां पर तब से हैं जब आप लोगों के पूर्वज आए भी नहीं थे, वो तो कहीं कहीं से आकर बस गए। तो ये बहुत पुराने सब कॉन्टिनेंट के हमारे लोग हैं, ठीक है? तो ये याद रखिए भाई। हिस्टोरिकली मतलब पुराने टाइम की बात करते हैं तो इन्हें बहुत नेगेटिवली डिफाइन करा जाता था। मतलब ये वो लोग हैं, वो कम्युनिटीज वाले लोग हैं जो ऐसा कोई रिलीजन फॉलो नहीं करते जो रिटन, क्योंकि भाई ये पुराने समय की सभ्यता अलग है, तो कोई रिटन टेक्स्ट वगैरह ये फॉलो नहीं करते, तो बहुत नेगेटिवली इन्हें देखा जाता था, है ना? इनका कोई पॉलिटिकल स्टेट नहीं है, क्योंकि जो ट्राइबल लोग हैं क्या करते थे भाई, जैसे पूरा इलाका इनका है, आज यहाँ पर काम कर लिया, कल्टीवेशन कर लिया, हंटिंग कर ली, गैदरिंग कर लिया, ये बहुत नेचर से बहुत ज्यादा कनेक्टेड थे, तो इन्हें बहुत नेगेटिव सेंस में लिया जाता था। और इनके पास कोई भी क्लास डिवीजन नहीं है, कौन ऊपर है कौन नीचे है, कौन क्या काम करेगा, कुछ भी नहीं है, तो बहुत नेगेटिवली इन्हें देखा जाता था। अब हम ट्राइबल सोसाइटीज के भी क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं कि इन्हें फिर हम क्लासिफाई कैसे करते हैं। तो भाई देखते हैं, इन्हें देखते हैं ना। तो यहाँ पर हमें परमानेंट ट्रेट्स और एक्वायर्ड ट्रेट्स देखने को मिलते हैं। चलो इनकी बात कर लेते हैं कि परमानेंट ट्रेट्स क्या है और एक्वायर्ड ट्रेट्स क्या है। परमानेंट नाम से पता चल रहा है, जो परमानेंट है रीजन। सबसे पहले रीजन की बात करते हैं जो इन्हें डिफाइन करती है। वाइडली डिस्पर्स्ड, फैली हुई है, ऐसा नहीं है कि इंडिया की बात करें तो एक ही रीजन में ट्राइबल पॉपुलेशन है, फैली हुई है। अबाउट 85% ऑफ इंडिया ट्राइबल पॉपुलेशन लिव्स इन द मिडिल इंडिया। याद रखिए डेटा, गुजरात राजस्थान से लेकर वेस्ट बंगाल उड़ीसा तक हमें ट्राइबल पॉपुलेशन देखने को मिलती है। ओवर 11% कहां पर है भाई? नॉर्थ ईस्ट में, जहां पर सिर्फ अगर हम असम को साइड कर देते हैं तो ऑल स्टेट्स हैव मोर देन 30% ट्राइबल्स। और कुछ तो ऐसे हैं जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड की बात करते हैं तो इनका परसेंटेज तो 60 से 95% चला जाता है, इतनी ट्राइबल पॉपुलेशन देखने को मिलती है। तो डेटा याद रखिएगा, 85%, 11% और यहां पर 30%, फिर 60 से 95%।
और फिर बचे हुए इंडिया की बात करते हैं तो उनकी पॉपुलेशन अंडर 12% ही देखने को मिलती है, एक्सेप्ट उड़ीसा मध्य प्रदेश, क्योंकि यहाँ पर हमें ज्यादा देखने को मिलती है। फिर इनका हैबिटेट वगैरह क्या है भाई, कहाँ रहते हैं, हिल्स में, फॉरेस्ट में, प्लेन्स में, अर्बन एरियाज में। अब समय बदल रहा है तो अलग अलग जगह देखने को मिलते हैं। इसके बाद फिर लैंग्वेज की बात करते हैं। जाने के बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, कोई भी कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है, गुरु भैया को अच्छे से सुनिए। हम 4 कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं, 4 लैंग्वेज फैमिलीज हैं, उसमें हम ट्राइब्स को क्लासिफाई करते हैं। इंडो आर्यन हमारा पहला हो गया, द्रविडियन दूसरा हो गया, ऑस्ट्रिक हमारा तीसरा हो गया, और तिब्बतो बर्मन हमारा फोर्थ हो गया। ये 4 फैमिलीज में हम डिवाइड करते हैं। अच्छा, अब ऐसा नहीं है कि 4 लैंग्वेजेस की फैमिली सिर्फ ट्राइबल लोग ही बोलते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम इंडो आर्यन ग्रुप की बात करते हैं तो सिर्फ 1% ट्राइब के लोग हैं जो ये बोलते हैं, बाकी 99% जो लोग ये बोलते हैं, इस फैमिली को बिलोंग करते हैं, वो नॉन ट्राइब वाले हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये ग्रुप में सिर्फ ट्राइब वाले लोग आएंगे। सेम द्रविडियन में है, सिर्फ 3% द्रविडियन स्पीकर हैं जो ट्राइब में आएंगे, बाकी नॉन ट्राइब वाले हैं। लेकिन ऑस्ट्रिक की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट सारे ही इसमें ट्राइब वाले आ जाते हैं, और तिब्बतो बर्मन की बात करते हैं तो अराउंड 80% ट्राइब वाले आ जाते हैं। समझ गए? अगर हम इंडो आर्यन द्रविडियन की बात कर रहे हैं तो सिर्फ 1 और 3% ट्राइब वाले हैं, बाकी नॉन ट्राइब वाले लोग हैं यहाँ पर। तो मतलब जरूरी नहीं है कि ये लैंग्वेज सिर्फ ट्राइब वाले बोलेंगे, ट्राइब वाले भी बोलते हैं और नॉर्मल जो नॉन ट्राइब वाले लोग हैं वो भी बोलते हैं। 1% ट्राइब वाले, 3% ट्राइब वाले, इसमें ऑलमोस्ट सारे, और इसमें अराउंड 80%। अब इन्हें फिजिकली भी क्लासिफाई किया जाता है, मतलब इनका अपीयरेंस कैसा है, बॉडी शेप वगैरह, सारे कैरेक्टर्स, बॉडी फीचर्स की बात कर रहे हैं। तो इसमें भाई नेग्रीटो हो गया, ऑस्ट्रेलॉइड हो गया, मोंगोलॉइड हो गया, द्रविडियन और आर्यन हो गया। अब याद रखना, आखिरी के दो द्रविडियन और आर्यन की हम बात करते हैं तो ये रेस्ट ऑफ इंडिया पॉपुलेशन में भी देखने को मिलता है। मतलब हो सकता है कोई ट्राइब वाला नहीं है लेकिन उसके बाद भी वो द्रविडियन या आर्यन हो सकता है। तो याद रखो, इसमें कोई भी कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। अभी भी कंफ्यूजन है, वीडियो को 2 मिनट पीछे ले जाओ, फिर से सुन लो, बहुत सिंपल है। क्या है, यूट्यूब पे डली हुई है बहुत गलत वीडियोस। मुझे आज भी याद है 4 साल पहले मैं यूट्यूब पे गया था ये देखने के लिए वीडियो, इतना गलत, बाप रे। और आज भी वही वीडियो मैंने देखी है, रैंक कर रही है। तो थोड़ा सा संभल के रहिए भैया, यूट्यूब पे हर कोई टीचर सही नहीं पढ़ाता है, थोड़ा सा एक बार क्रॉस वेरीफाई भी कर लिया करो। गलतियां सबसे होती हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ गलतियां ही गलतियां कर रहे होते हैं, तो आए वीडियो बना गए, तो उससे आपको बच के रखना है खुद को। अब साइज की बात कर लेते हैं, तो ये भी भाई अलग अलग जगह अलग अलग हमें देखने को मिलता है। लार्ज ट्राइब्स भी देखने को मिल जाती हैं, अबाउट 7 मिलियन मतलब 70 लाख, टू स्मॉल ग्रुप्स भी देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि जो 100 से भी कम है। अंडमानीज आइलैंडर्स की बात कर लेते हैं, मतलब जो यहाँ पर रहते हैं, अंडमान वगैरह में लोग, ट्राइब के लोग रहते हैं, तो 100 से कम है, कुछ जगहों पे ये मिलियन पे नंबर जा रहा है। तो ये चीज याद रखिए भाई। फिर बिगेस्ट ट्राइब्स जो हैं ओवर अ मिलियन स्ट्रॉन्ग, उसमें एग्जांपल क्या आ जाएंगे, गोंड्स हो गए, भिल्स हो गए, संथाल्स हो गए, बोडोस, मुंडास, ये सारे आप एग्जांपल लिख सकते हैं, है ना। तो ये बड़े वाले आ जाते हैं। ट्राइब्स, इंडिया में कितनी पॉपुलेशन ट्राइबल आ जाती है, अराउंड 8.6%। याद रखिएगा, एमसीक्यू में आ सकता है, याद रखिए। अबाउट 104 मिलियन, बहुत बड़ा नंबर है। ये 2011 सेंसस की हम बात कर रहे हैं। अब ये तो हो गए परमानेंट ट्रेड्स। अब हम बात कर लेते हैं एक्वायर्ड ट्रेड्स। ठीक है, एक्वायर्ड, जिसे एक्वायर करा गया है। तो इसमें हम 2 क्राइटेरिया देखते हैं। सबसे पहला मोड ऑफ लाइवलीहुड, इसकी बात करते हैं, बताता हूं। और दूसरा है एक्सटेंट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इनटू हिंदू सोसाइटी। इन दोनों को समझिए। एक तो यह है कि आप काम वगैरह क्या करते हैं, और एक यह है कि जो हिंदू सोसाइटी है, जो ये सिस्टम बना के रखा हुआ है, उसमें आप कितना एब्जॉर्ब्ड हैं, या फिर आप उससे कितना परेशान है और उससे कितना दूर भागने की कोशिश करते हैं। हिंदू सोसाइटी मतलब तो समझते हैं ना, जो ये वर्ना सिस्टम बना हुआ है, कास्ट सिस्टम बना हुआ है, इसी को हम रेफर कर रहे हैं। तो सबसे पहले लाइवलीहुड की बात करते हैं, तो भाई फिशरमैन हो सकते हैं, फूड गैदरर हंटर हो सकते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेटर हो सकते हैं, पेजेंट्स हो सकते हैं, प्लांटेशन या फिर इंडस्ट्रियल वर्कर्स हो सकते हैं। एसिमिलेशन मतलब वही एब्जॉर्ब होना। तो भाई इसमें ना 2 चीजें हैं। सबसे पहले तो अगर हम ट्राइब के पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो उसमें हम यही देखते हैं कि उनका हिंदू सोसाइटी की तरफ एटीट्यूड क्या है। पॉजिटिव है, मतलब वो उसमें एब्जॉर्ब होना चाहते हैं, या फिर वो उसको दूर करते हैं, उसको बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं, रेजिस्टेंट है उसके खिलाफ। तो ये तो भाई ट्राइब के साइड से पर्सपेक्टिव हो गया कि उनका एटीट्यूड वगैरह क्या है ना, कितना एब्जॉर्ब हो रहे हैं, कितना नहीं हो रहा है। लेकिन मेन स्ट्रीम पर्सपेक्टिव, मतलब अगर हम हिंदू सोसाइटी, मेन पूरी ब्रॉड सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, तो हम देखते हैं भाई, सीधी बात है कि हिंदू सोसाइटी में उनका स्टेटस क्या है, क्या स्टेटस उनको दिया हुआ है। जैसा कि हमने देखा हुआ हायरार्की है, कोई ऊपर रहता है, कोई नीचे रहता है।
ठीक है, रेंजिंग फ्रॉम हाई स्टेटस फॉर सम टू जनरली लो स्टेटस फॉर मोस्ट। ये याद रखिए, कुछ ऊपर है, ज्यादातर हम एकदम नीचे 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 लेवल पर देखने को मिल जाते हैं। फिर ट्राइब द करियर ऑफ अ कॉन्सेप्ट। तो हुआ ये कि 1960s में भाई स्कॉलर्स ने डिबेट करा कि ट्राइब्स की अगर हम बात करते हैं तो जो इंडिया में कास्ट बेस्ड सिस्टम देखने को मिलता है, ट्राइब्स भी उसी का पार्ट है या फिर ये कुछ अलग है। तो कंटिन्यूम व्यू की अगर हम बात करते हैं तो यहां बोला जाता है कि भाई ट्राइब्स जो हैं वो हमारे इसी सोसाइटी का पार्ट है। बस अंतर इतना है कि कास्ट सिस्टम में बहुत लेयर्स हैं, ऊपर नीचे 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 लेयर के अंदर भी लेयर है। ट्राइब्स में ऐसा नहीं है, इनका इतना स्ट्रेटिफिकेशन नहीं हुआ है। और खास तौर पर इन लोग क्या करते हैं, रिसोर्स जितनी भी है ना उसे कम्युनिटी बेस्ड नोशन में ओन करते हैं। मतलब लैंड है तो वो सबका लैंड है, साथ में काम कर रहे हैं, ऐसे सेपरेट सेपरेट आइडेंटिटी देखने को नहीं मिलती है। लेकिन फिर एक डिस्टिंक्शन व्यू भी निकल कर आता है। इसके खिलाफ, कॉन्टिन्यूम व्यू के खिलाफ लोगों का बोलना है कि ऐसा नहीं है, ये जो ट्राइब वाला गेम है ये कंप्लीटली डिफरेंट है। क्योंकि इन लोग प्यूरिटी और पोल्यूशन वाले कॉन्सेप्ट में नहीं मानते, है ना, जो कि कास्ट सिस्टम में सबसे सेंटर में है, कौन पोल्यूटेड है कौन प्योर है, लेकिन इन लोग इस चीज में नहीं मानते। साथ में कल्चरल डिफरेंस को इन्होंने मेन फाउंडेशन बनाया। मतलब सीधे इनका क्या बोलना है भाई, हिंदू कास्ट मतलब हिंदू जो सोसाइटी है वो हिराकी पे काम करती है, अपर लोअर और लोअर और लोअर, लेकिन यहां पर हमें देखने को नहीं मिलता। इन लोग किन एक फैमिली बेस्ड काम करते हैं, इनकी कम्युनिटी है वो काम करती है इगैलिटेरियन, मतलब इक्वल सोसाइटी देखने को मिलती है। और एनिमिस्ट, एनिमिस्ट वर्ड क्यों यूज किया गया है, एनिमिस्ट मतलब वो लोग जिनका ये मानना रहता है कि पेड़ हो पत्थर हो कुछ भी नेचुरल चीज है उसमें स्पिरिट या फिर सोल वगैरह होती है। तो अगर आप ट्राइब्स के बारे में पढ़ेंगे तो नेचर से बहुत कनेक्टेड है, इन लोग सब मिलकर काम करते हैं, यहाँ पर इतना स्ट्रेटिफिकेशन लेयर्स वगैरह नहीं है। तो इनका कहना है कि इन लोगों का इंडियन कास्ट सोसाइटी से कोई लेना देना नहीं है, इन लोग कंप्लीटली डिफरेंट लोग हैं। लेकिन फिर हमने देखा कि भाई 1970s तक जो ट्राइब को लेकर डेफिनेशंस बनाई गई थी वो सब गलत साबित होने लग गई। मतलब जैसे बोला जाता था कि इन लोग एकदम डिफरेंट हैं, हमारी सोसाइटीज एकदम डिफरेंट है, कोई लेना देना नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर हम भाई साइज, आइसोलेशन, रिलीजन, लाइवलीहुड किसी भी चीज को पकड़ लेते हैं तो हमने देखा कि भाई जो ये डेफिनेशन आप लोग दे रहे हो ना कि ट्राइब्स एकदम डिफरेंट है, वो सही नहीं बैठ रही है। क्यों नहीं बैठ रही है, देखो बहुत सारी इंडियन ट्राइब्स है, जैसे गोंड्स हो गए, संतल्स हो गए, ये बहुत बड़ी बड़ी है, बहुत वाइड स्प्रेड है, अलग अलग उसमें फैली हुई है। लेकिन कुछ है जैसे कि होस मुंडा हो गए, ये सेटल्ड एग्रीकल्चर को अडॉप्ट कर चुके हैं। तो भाई ऐसा नहीं है कि इन लोग शिफ्टिंग एग्रीकल्चर वगैरह फॉलो कर रहे हैं। तो ये चीज है। तो हिस्टोरिकली पुराने समय से अगर हम देखते हैं तो भाई जो ट्राइब्स वगैरह है ये हिंदू सोसाइटी में एब्जॉर्ब हुई हैं। कैसे हुई है भाई, संस्कृताइजेशन, अडॉप्ट करने की कोशिश करी गई, इसके बारे में हमने पढ़ लिया है। कॉन्क्वेस्ट वगैरह में देखने को मिले, भाई सीधी बात है कि बहुत सारे अलग अलग लेवल पर लोगों ने आवाज उठाई, बहुत लड़ाइयां हुई, अलग अलग एरियाज को कैप्चर करने की कोशिश करी गई। तो ये सारी चीजें हुई। तो कई बार तो ऐसा हुआ कि भाई इनको शूद्रा फोल्ड में एक्सेप्ट कर लिया गया कि भाई आपको हम शूद्र में इंक्लूड करेंगे। तो ये एक चीज आई, मतलब शूद्र में इंक्लूड करने का मीनिंग क्या हो रहा है कि आप भी वर्ना सिस्टम का पार्ट हो, ट्राइब अलग नहीं है हिंदू सोसाइटी से, आप भी उसका पार्ट बन गए। तो इंटरेक्शन वगैरह भी हमें देखने को मिला। फिर एक कल्चुरेशन, इसका मतलब क्या होता है, एक कल्चुरेशन इसका मतलब होता है जब अलग अलग कल्चर एक दूसरे से टकराते हैं तो नए नए चीजें निकल के आती हैं, उन लोग एक दूसरे को अडॉप्ट करते हैं, नए नए डिस्टिंक्टिव फीचर्स निकल कर आते हैं। ग्लोबलाइजेशन पॉलिटिकल साइंस में भी चीज हमने पढ़ी हुई है। तो एक कल्चुरेशन वगैरह भी हमें देखने को मिला। तो कुछ स्कॉलर्स ने ये आर्ग्यू करा हुआ है भाई कि ट्राइब्स में कुछ भी प्रिस्टीन ओरिजिनल नहीं है, बल्कि ये सेकेंडरी फिनोमेना है। कितनी बड़ी लाइन है, मतलब भाई ये कोई ऐसी सोसाइटीज नहीं है जिन्हें सिविलाइजेशन ने कभी टच ही नहीं करा, ये अपनी अलग ही है। ऐसा नहीं है, ये ओरिजिनल नहीं है, ये सोसाइटी के कारण ही बनी हुई है। ये इनका बहुत आर्ग्यू करने का एक सीधा सीधा पॉइंट था। इनका कहना है कि जो प्री एग्जिस्टिंग स्टेट्स एंड नॉन स्टेट वाले ग्रुप्स थे, मतलब पहले से अगर कोई बॉडी वगैरह बनी हुई है, ग्रुप्स वगैरह बने हुए हैं, और कोई ऐसा है जो भी ग्रुप वगैरह फॉर्म नहीं हुआ, उनका कोई स्टेट वगैरह नहीं है, जब इनका कनेक्शन हुआ, जब ये आपस में टकराए, है ना, और एक्सप्लॉइटेटिव मतलब एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करी गई, यूज करने की कोशिश करी गई, अलग अलग तरीके से कनेक्शन हुए, तो इन चक्करों में भाई ये ट्राइबलिज्म वाली आइडियोलॉजी क्रिएट हो गई, है ना, जहां पर ग्रुप्स ने अपने आप को एकदम डिफरेंट बताना चालू कर दिया। अब जैसा कि मैंने कहा कि भाई इन्हें एक्सप्लॉइट करने की भी कोशिश करी गई, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा ही यही केस था। जैसे आदिवासी की अगर हम बात करते तो हमेशा ही ऑपरेशन नहीं थे,
कई बार तो हमें इनके किंगडम्स वगैरह भी देखने को मिले, जैसे गोंड किंगडम, मतलब ये राजा वगैरह भी रहे, इनके किंगडम वगैरह रहे, तो ऐसा नहीं है। तो इन्होंने भाई बहुत डोमिनेंस भी रखा हुआ है, ठीक है, याद रखिए। ये प्लेन्स के लोगों पर कैसे डोमिनेशन रखते थे, रेड करते थे, ट्रेड वगैरह करते थे। तो कभी भी इन्हें किसी चीज की जरूरत है, ये एकदम जंगल वगैरह से आए, जो प्लेन्स वगैरह पे नॉर्मल एरिया में लोग रह रहे हैं, उनको इन लोग डोमिनेट भी करते थे। फिर भाई मेन स्ट्रीम सोसाइटी से इनका कांटेक्ट वगैरह बहुत पहले ही चालू हो गया था। कैसे हुआ भाई, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी आई, सबको फॉरेस्ट की रिसोर्सेस यूज करना है, तो भाई इनको एक्सप्लॉइट करने की भी कोशिश करी गई। फिर चीप लेबर भी चाहिए, काम करने के लिए लोग चाहिए, तो इनसे कांटेक्ट किया गया कि आप लोग काम करिए। तो कुल मिला के कांटेक्ट बहुत पुराना है, चाहे मिनरल्स हो, फॉरेस्ट रिसोर्सेस हो, या फिर चीप लेबर चाहिए हो। तो ये बोलना कि ट्राइब्स का कोई लेना देना ही नहीं था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये गलत बात है। ये कुछ लोगों का बोलना है कि सेकेंडरी फिनोमेना है, कनेक्ट हुए स्टेट वाले, नॉन स्टेट वाले लोग, और उस चक्कर में ये सारी चीजें हुई हैं। लेकिन आपने एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करी, इसलिए ट्राइब वाले लोग बोलने लगे कि हम आपका पार्ट नहीं, हम अलग हैं, हम अपनी अलग आइडेंटिटी लेकर चलने लगे, और ट्राइबलिज्म जैसे आइडियोलॉजी हमारे सामने निकल कर आ गए। अब नेशनल डेवलपमेंट वर्सेस ट्राइबल डेवलपमेंट। भाई नेशनल डेवलपमेंट तो हुआ जब नेहरूवियन एरा चल रहा था, आपको मालूम है आजादी के बाद नेहरू जी ने बहुत डेवलपमेंट का काम किया हुआ है। तो भाई बहुत सारी फैक्ट्रीज बनाई गई, डैम्स वगैरह बनाए गए, है ना। तो ये बहुत सारी चीजें हुई, और इन्हीं चक्कर में हमें ट्राइब्स के प्रति गवर्नमेंट स्टेट की पॉलिसीज वगैरह भी देखने को मिली। हम देखते हैं, ये पॉइंट हम बार बार पढ़ते हैं, आपको पता होना चाहिए कि डेवलपमेंट के नाम पर जितनी प्राइस ट्राइबल्स लोगों ने दी है, इतनी किसी लोगों ने नहीं दी। इनको बड़े लेवल पर डिस्प्लेस किया गया है, ठीक है भाई। इनका फॉरेस्ट ले लिया गया क्योंकि मिनरल रिसोर्सेज चाहिए थी। इन लोग पहले शिफ्टिंग कल्टीवेशन फॉलो करते थे, जहां मर्जी होती थी वहां पर काम करते थे। अब आप प्राइवेटाइजेशन लेकर आ गए, तो कुल मिलाकर इन्होंने बहुत सेक्रीफाइसेस किए हुए हैं। तो यही है, डिसप्रोपोर्शनेट, ऐसा नहीं है कि सबने इक्वल प्राइस पे करी है, इन्होंने ज्यादा प्राइस पे करी हुई है ना, इंडिया के डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि इन लोगों के एरिया वगैरह को बहुत यूज किया गया है। बात वही है, इनसे इनका लैंड छीना गया, है ना, मिनरल्स वगैरह एक्सप्लॉइट करना था, चीजें चाहिए थी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट वगैरह बनाते थे, तो इनको डिस्प्लेस किया गया, तो इनका फॉरेस्ट इनसे छीन गया। फिर सिस्टमेटिकली एक्सप्लॉइटेड, जब से ब्रिटिश वगैरह आए हुए तब से इन्हें बहुत सिस्टम के साथ एक्सप्लॉइट किया गया है, क्योंकि इन्हें पैसा कमाना था, अपना काम देखना था। प्राइवेट प्रॉपर्टी आ गई, जैसा कि मैंने बताया कि भाई अब लैंड आप ओन कर सकते हैं। तो इन लोग कम्युनिटी बेस्ड काम करते थे, कलेक्टिव ओनरशिप होती थी, मैंने आपको पहले ही बताया कोई एक ओनर नहीं है, ट्राइब वाले मिलकर काम करते थे। लेकिन वो चीज अब खत्म हो रही है, प्राइवेट ओनरशिप लेकर आ रहे हैं। फिर बहुत सारे भाई हमें देखने को मिला नॉन ट्राइबल लोगों का इन माइग्रेशन ट्राइबल रीजन में, मतलब वो रीजन जहां पर ट्राइबल लोग रहते हैं, वहां पर हमें बहुत सारे ऐसे लोग भी देखने को मिलने लगे जो ट्राइबल नहीं है। क्यों भाई, डेवलपमेंट के लिए। तो फिर जब वो डेवलपमेंट के लिए आने लग गए, तो भाई इन लोगों को खतरा हो गया। भाई सीधी बात है कि अब हमारा और एक्सप्लॉइटेशन होगा, अब हमें और कंपटीशन वगैरह मिलने लग गया है। तो इस चक्कर में क्या हुआ, डिल्यूजन, मतलब आप सुनते ना, हमने डाइल्यूट कर दिया चीजों को। सीधी बात है, जहां पर पहले बहुत ज्यादा मात्रा में ये लोग रहते थे, वहां पर कम होने लग गए, बाकी लोग ज्यादा हो गए। मतलब हो सकता है पहले ये 80% थे, अब नॉन ट्राइबल लोग 80% हो गए, ये 20 हो गए, क्योंकि बहुत नए लोग आ गए। तो ये चीज है, जैसे कि दिया हुआ है, कहां पर डाइल्यूट हो गए भाई, एरियाज जैसे कि झारखंड हो गए, और नॉर्थ ईस्ट जैसे कि त्रिपुरा वगैरह एरिया में बहुत ज्यादा ये रिड्यूस हो गए। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर ट्राइबल आइडेंटिटी टुडे, आज के समय की बात करते हैं, तो ट्राइबल आइडेंटिटीज आर फॉर्म्ड बाय इंटरेक्शन विद द मेन स्ट्रीम, नॉट प्रीमोडियल कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब ऐसा नहीं है कि पुराने समय से जो बिलीफ ट्रेडिशन चल रहे हैं उनके चक्कर में इनकी आइडेंटिटी है। इनकी आइडेंटिटी आज जो मेन स्ट्रीम, मेन सोसाइटी है, उससे इंटरेक्शन करके बनी हुई है। प्रीमोडियल का अपने आप में मीनिंग ही यही होता है कि सिंस द बिगिनिंग ऑफ टाइम, सबसे पुराने टाइम से। तो उनकी आइडेंटिटी पुराने समय वाली नहीं है, आज के इंटरेक्शन की है। और बात वही है कि ज्यादातर इंटरेक्शन अनफेवरेबल हुए हैं। तो जो ट्राइबल आइडेंटिटीज है, इनका सेंटर पॉइंट ही क्या बन गया है, इन लोग इसको अपोज करते हैं, रेजिस्ट करते हैं, उनको पसंद नहीं आता, क्योंकि उनके साथ बहुत खिलवाड़ किया गया है। फिर इंटरनल डायनामिक्स एंड पॉलिटिक्स की बात करते हैं। अच्छा, अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ गलत चीजें हुई है, कुछ जगहों पर ये सक्सेसफुल भी हुए हैं। जैसे कि झारखंड और छत्तीसगढ़ को स्टेटहुड मिल गया, या बहुत ट्राइबल पॉपुलेशन देखने को मिलती है, इनका कहना था कि हमारा खुद का स्टेट होना चाहिए, तो इंडियन गवर्नमेंट ने स्टेट वगैरह भी बनाए हुए। फिर भाई कुछ स्पेशल लॉज हैं जो सिविल लिबर्टीज को नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में लिमिट करते हैं। मतलब सिविल लिबर्टीज मतलब क्या हो गया, आप कुछ भी कर सकते हैं, बहुत सारे राइट्स आपके पास हैं, तो राइट्स को लिमिट किया जा रहा है। वैसा नहीं है आप सारी जमीन खरीद लो या फिर सारी जॉब्स आपकी हो जाएंगी, उन्हें लिमिट किया जा रहा है।
और ट्राइबल लोगों को थोड़े से रिजर्वेशन वगैरह एक्स्ट्रा प्रोवाइड किए जा रहे हैं, थोड़े से प्रिविलेजेस प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जिससे एकदम उनकी कंडीशन खराब ना हो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। ये मेन एग्जांपल आता है। और भी कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स है जो हमें देखने को मिलते हैं। पहला यही है भाई, अब जो इनकी मिडिल क्लास है वो पढ़ रही है, लिख रही है, रिजर्वेशन वगैरह उनको मिला हुआ है, बहुत अच्छी अच्छी पॉलिसीज है, तो इससे भी उनको ग्रोथ देखने को मिल रही है। वही दिया हुआ है कि अब ट्राइबल सोसाइटीज में जब हमें देखने को मिलता है कि लोग अलग अलग हो रहे हैं, अलग अलग कैसे हो रहे हैं, क्लास डिवीजन आ रहा है, कुछ लोग बहुत पढ़े लिख कर आगे बढ़ रहे हैं, तो इससे होता यह है कि पहले इनकी सिर्फ एक आइडेंटिटी थी कि हम भाई ट्राइबल है, लेकिन अब पढ़े लिखकर अच्छी जॉब में जा रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, तो इन्हें और भी आइडेंटिटीज मिल रही हैं। तो अब ये बिल्कुल जकड़े हुए नहीं है कि हम ट्राइबल हैं ट्राइबल हैं, अब ये बहुत परेशान नहीं है, कुछ चीजें बेटर भी हो रही हैं। फिर ट्राइबल मूवमेंट्स होते हैं, यहाँ पर दो ही बड़े बड़े इशू होते हैं। एक तो जो इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक रिसोर्सेस हैं, जैसे लैंड फॉरेस्ट हो गया, उसका कंट्रोल, और दूसरा हो गया इनकी जो एथनिक कल्चरल आइडेंटिटी है, मतलब पुराने समय से जो ट्रेडिशन वगैरह फॉलो कर रहे हैं, उन्हें इग्नोर मत करिए, वो हमारे लिए मैटर करते हैं। फिर ये जो मिडिल क्लास वगैरह आ गई है ना, जो इमर्ज हो गई, यहाँ पर पढ़ लिख गए हैं लोग, इसका प्रॉफिट क्या हुआ है, एक न्यू कॉन्शियसनेस है। मतलब अब इन लोग आवाज उठा पा रहे हैं, अपनी चीजें समझ पा रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि भाई जो भी मॉडर्निटी आ रही है, मतलब मॉडर्न हो रहे हैं, जो डेवलपमेंट हो रहा है, उसका फायदा हमें भी मिलना चाहिए। ये कल्चर, ट्रेडिशन, लाइवलीहुड, रिसोर्स कंट्रोल और बहुत सारी चीजों के लिए आवाज उठाते हैं। ये बोलते हैं कि हमें हमारा हक मिलना चाहिए, और डेवलपमेंट सिर्फ आपके लिए नहीं है, डेवलपमेंट का प्रॉफिट हमें भी मिलना चाहिए। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है। अब फैमिली एंड किनशिप की बात करते हैं, ये हमारा आखिरी टॉपिक निकल कर आता है। भाई फैमिली का मतलब ही होता है वार्मथ है, केयर है, एक दूसरे की फिक्र है। लेकिन कई बार हमें यहीं पर बहुत कॉन्फ्लिक्ट, इनजस्टिस, वायलेंस देखने को मिल जाता है। आपने भी देखा होगा, कई घर पर बेटियां वगैरह होती है, उन्हें मार दिया जाता है, प्रॉपर्टी को लेकर भाई भाई में लड़ाई हो जाती है, सारी चीजें हमने देखी हुई है। तो ये एक आता है। तो भाई फैमिली में स्ट्रक्चर एंड चेंज की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो भाई फैमिली स्ट्रक्चर को ना हम इंटरनली भी पढ़ सकते हैं। कैसे पढ़ सकते हैं भाई, फैमिली न्यूक्लियर है या फिर एक्सटेंडेड जॉइंट फैमिली है, मेल फीमेल है, कौन हेड करता है उसको, मेल हेड करता है या फीमेल हेड करता है, मैट्रिनीलियल है या पैट्रिनीलियल है, इसके बारे में हम देखेंगे ना, हम देखते हैं इसको क्या इसका मीनिंग होता है। तो फिर इसके बाद ये भी है भाई कि बाकी इंस्टीट्यूशन से क्या रिलेशन है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चर, इन चीजों से इनका क्या रिलेशन बैठ रहा है, इनकी क्या पोजीशन है, क्या स्टेटस है, बहुत सारी चीजें निकल कर आती हैं। ठीक है, इनका रिलेशन क्या बना हुआ है। अब यहां पर याद रखिए, कभी भी अगर सोशल स्ट्रक्चर में कोई चेंज आएगा तो फैमिली स्ट्रक्चर में भी चेंज आएगा। इसका एग्जाम्पल क्या होता है, जब मेल माइग्रेट करते हैं, जैसे मेल काम के लिए, किसी भी चीज के लिए माइग्रेट करे, तो फीमेल्स पीछे रह जाती हैं, तो घर के हेड कौन बनती है, फीमेल्स। एक वो सोसाइटी जो मेल डोमिनेटेड है, वहां पर फैमिली हेड कौन बन जाता है, फीमेल्स। तो सीधी बात है, सोशल स्ट्रक्चर में कोई भी चेंज आएगा तो फैमिली स्ट्रक्चर में भी चेंज निकल कर आता है। और भी एग्जाम्पल्स हैं, और भी चीजें हम देखते हैं। अगर किसी फैमिली में मदर फादर दोनों वर्किंग है, या फिर वर्किंग शेड्यूल्स वगैरह में कोई चेंज आता है, तो फिर केयर गिवर्स कौन बन जाते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स। उनको बोला जाता है बच्चों की देखभाल करिए, तो वो चेंज आता है। अच्छा, अब फैमिली जो कि एक प्राइवेट स्फीयर है, इसे हम पब्लिक स्फीयर, मतलब इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल, एजुकेशन से भी लिंक कर सकते हैं। और लिंक कर क्या सकते हैं, चीजें लिंक्ड होती हैं। आप यहां पर कुछ चेंज करेंगे, वहां पर चेंज आएगा, वहां पर चेंज करेंगे, यहां पर भी आपको चेंज देखने को मिलेगा। तो भाई सीधी सी बात है, फैमिली स्ट्रक्चर कई बार एक्सीडेंट से भी चेंज हो जाते हैं, जैसे वॉर हो गई, या फिर माइग्रेशन हो गया, या फिर इन्हें पर्पसली चेंज किया जाता है। जैसे आप स्पाउसेस, मतलब आपके जो भी पार्टनर होंगे उन्हें आप चूज कर रहे हैं। आजकल आप एलजीबीटी के बारे में सुनते हैं, गे मैरिजेस के बारे में सुनते हैं, तो इससे भी फैमिली का स्ट्रक्चर पूरा चेंज हो जाता है। सेम सेक्स मैरिज की यहाँ पर बात करी गई है, सेम सेक्स लव की यहाँ पर बात करी गई है। अच्छा, लेकिन फैमिली और मैरिज में अगर कभी भी ऐसे कोई चेंज आते हैं, तो इन्हें बहुत बुरे तरीके से रोकने की कोशिश करी जाती है। जैसे एलजीबीटीक्यू वाले अपने राइट्स के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन सोसाइटी इतनी जल्दी इन चीजों को एक्सेप्ट नहीं करती है। अच्छा, अब न्यूक्लियर एक्सटेंडेड फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली बचपन से पढ़ रहे हैं, पेरेंट्स हैं और आप हो, उसको न्यूक्लियर फैमिली बोलते हैं। जॉइंट फैमिली जैसा कोई इंग्लिश में टर्म तो है, लेकिन हिंदी में नहीं है। मतलब जॉइंट फैमिली का कोई हिंदी मीनिंग नहीं होता है, क्योंकि इंडिया में सदियों से सब साथ में रह रहे हैं, तो ये एक ऐसी टर्म बस बना दिया गया, राइट। तो एक्सटेंडेड फैमिली क्या होता है भाई, जहां पर एक से ज्यादा कपल है, जैसे दो जनरेशन साथ में रह रही हैं, या फिर भाई अपनी दो भाई, तीन भाई हैं, अपनी फैमिलीज के साथ साथ में रह रहे हैं, तो ये हमारा एक्सटेंडेड फैमिली का आता है। अच्छा, अब आपको लगता होगा कि इंडिया में तो बहुत पुराने समय से लोग साथ में रहते हैं, तो ये तो पूरे इंडिया का केस है, लेकिन आप गलत है। अगर आप पुराना और आज का डेटा देखेंगे,
तो ये ज्वाइंट फैमिली कोई हमारे यहाँ प्रिवलेंट नहीं है, ये पूरी सोसाइटी का पार्ट नहीं है। न्यूक्लियर फैमिली वगैरह में ज्यादा देखने को मिलती है। तो जो एक्सटेंडेड फैमिली है डोमिनेंट फॉर्म आज भी नहीं है और पहले भी नहीं थी, ये सिर्फ कुछ स्पेसिफिक सेक्शन और रीजन्स में हमें ज्यादा देखने को मिलती है। वही टर्मिनोलॉजी की बात मैंने करी, ज्वाइंट फैमिली का कोई इंडियन लैंग्वेजेस में, हिंदी या किसी भी इंडियन लैंग्वेज में कोई ऐसा डायरेक्ट वर्ड नहीं है, बट वो यही है कि कई मीनिंग हम निकाल देते हैं। जैसे टाइम पास नहीं हो रहा है यार, ये टाइम पास मतलब क्या होता है, ठीक है, हमारे वर्ड से हमने बना लिए अलग अलग वर्ड्स। फिर डाइवर्स फॉर्म्स ऑफ फैमिली, एक आखिरी चीज निकल कर आती है भाई। अलग अलग सोसाइटीज में अलग अलग चीजें हमें देखने को मिलती है, अलग अलग रूल्स, अलग अलग तरीकों से रहने का तरीका देखने को मिलता है। जैसे रूल्स ऑफ रेसिडेंस, मैट्रिलोकल मतलब क्या होता है, शादी के बाद जो लड़की के पेरेंट्स हैं उनके साथ ये कपल रहेगा, ये मैट्रिलोकल हो गया। और पैट्रिलोकल जस्ट इसका अपोजिट हो जाता है, जहां पर शादी के बाद आप जो आपके हस्बैंड है, जो मेल है, उनके पेरेंट्स के साथ रहेंगे। इनहेरिटेंस, मैट्रिलिनियर मतलब क्या होता है कि जो भी प्रॉपर्टी है वो मदर से डॉटर की तरफ जाएगी। और पैट्रिलिनियल मतलब क्या होता है, जो प्रॉपर्टी है वो फादर से सन की तरफ जाएगी। फिर अथॉरिटी, पैट्रियार्कल सोसाइटी आपने सुना होगा, एक ऐसी सोसाइटी जहां पर मेल का डोमिनेंस देखने को मिलता है, मैन पावर एक्सरसाइज करते हैं। और मैट्रियार्की मतलब क्या होता है, जहां पर विमेन पावर एक्सरसाइज करते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिए, ये सिर्फ एक थ्योरी में कंसेप्ट है, हमें हिस्टोरिकल कोई भी ऐसा इंपीरिकल डेटा देखने को नहीं मिलता जहां पर मैट्रियार्की फॉलो होती थी, मतलब जहां पर विमेन का डोमिनेशन हो। ये सिर्फ थ्योरी में हम पढ़ते हैं, बाकी देखने में तो हमें पैट्रियार्की ही मिलता है। लेकिन मैट्रिलिनी हमें देखने को मिल जाता है। इन दोनों में अंतर क्या है भाई, मैंने ऊपर आपको बता दिया। तो ऐसी सोसाइटीज हमें देखने को मिल जाती हैं जहां पर मदर से डॉटर प्रॉपर्टीज लेती हैं, ये तो देखने को मिल जाता है। लेकिन हमें ये देखने को नहीं मिलता, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि उनका डोमिनेशन भी रहे, मतलब ये प्रॉपर्टी में पूरा कंट्रोल उनका आ जाए, या फिर पब्लिक अफेयर जो भी है वहां पर वो डिसीजन बनाने लग जाए। तो मैट्रिलिनी तो देखने को मिलती है, लेकिन मैट्रियार्की हमें देखने को नहीं मिलती। तो इसी के साथ हमारी ये वाली वीडियो कंप्लीट होती है, एंड स्क्रीन पर पूरी सीरीज मिल जाएगी। पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, साइकोलॉजी सबकी रैपिड रिवीजन सीरीज आ चुकी है, जरूर से देखिए, फॉलो करिए। ये वीडियो पसंद आई तो दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, कॉमेंट्स में सारे लिंक हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही, साइनिंग ऑफ, ढेर सारा प्यार गुरु भैया। ह्यूमैनिटीज हमारी एक ऐसी स्ट्रीम है जिसको बहुत ही बुरी नजर से देखा जाता है, और मुझे पता है कि ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम हमारे लिए कितनी ज्यादा खास है, और इसलिए सिर्फ ह्यूमैनिटीज वाले बच्चों के लिए मैंने खुद लिखी है ह्यूमैनिटीज के इतिहास की पहली सेल्फ हेल्प बुक। इस बुक को 9 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। इसमें ह्यूमैनिटीज में भाई हम टॉपर कैसे बनते हैं, आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स है उनको आंसर किया गया है। सीयूटी की बात करी है, प्रोडक्टिविटी, मेंटल हेल्थ, और इसके बाद लाइफ लेसन्स की भी बात करी है। ये सेल्फ हेल्प बुक बहुत सारे बच्चे पढ़ चुके हैं, आप भी अमेजॉन, फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर सकते हैं, और पढ़ने के बाद अपने गुरु भैया को जरूर से बताइएगा कि ये बुक आपको कैसी लगी। ह्यूमैनिटीज की पहली और सबसे शानदार सेल्फ हेल्प बुक है, और ये मैंने खुद लिखी है।